गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस ऑडिबल है सबको? वॉइस ऑडिबल है सबको? कल एक हम लोगों ने टास्क डिस्कस किया था, कितने लोगों ने परफॉर्म किया है? एक महिमा ने सिर्फ परफॉर्म करके भेजा है। बाकी लोगों को क्या हुआ? नहीं मिला? Sir, I not get the matter. क्या मैटर नहीं मिला बेटा? Sir, I get the total number of employees, but not the female and male ratio and the from where they are means the बेटा वो zone. आपको खुद से, मैंने आपको एक रिसोर्स बता दिया, उस रिसोर्स पे जाके आपको खुद से देखना है कि हाँ, आप एक सर्वे देख रहे हो कि हाँ मैं 10 लोगों को, 20 लोगों की प्रोफाइल देखी या 40-50 लोगों का देखा, तो क्या रेशियो चल रहा है मेल और फीमेल का, वहां से तब एग्जैक्ट काउंट आप अपना निकाल पाओगे। समझ आ रही है बात? महिमा क्या परफॉर्म किया, आप खुद समझाओ सबको। सर सबसे पहले तो मैंने ऐसे ही एक बार देखा कि एग्जैक्टली कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। उसके बाद उसमें देखा कि उनका कॉम्पोजिशन कौन किस स्टेट से आ रहा है, उसमें दिया हुआ है ऑर्गेनाइज, जैसे ही वो लिंक्डइन पे जाइए वहां पे दिख जाता है। तो वहां पे से वो मैंने लिया उसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद फिर मैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे गई। मैंने वहां पे देखा कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स में कितने लोग बैठे हैं, उसमें से कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। वहीं से पता चल जाता है, अगर टॉप एग्जीक्यूटिव में ही फीमेल का कॉम्पोजिशन कम है तो वो ओवरऑल पता चल जाता है कि पूरे, और सिंस क्योंकि जो मेरा कंपनी है वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर है, तो वो टेक्निकल चीजों में वैसे भी लड़कियां कम होती हैं। और फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में भी देख लिया, तो उससे मैंने कंक्लूड कर दिया कि फीमेल्स 10% है और मेल जो है वो 90% है। उसके बाद सर उसमें प्लेस और रीजन भी दिया हुआ है कि 2000 मेंबर्स कर्नाटका से हैं, ग्रेटर बेंगलुरु से है, तो वो एग्जैक्ट वैसे ही डेटा दिया होता, बस खुद देख के कंक्लूड करना होता है। स्क्रीन दिख रही है मेरी? दिख रहा है स्क्रीन सबको? इज इट विजिबल एवरीवन? आप लोगों को पीपल के सेक्शन में जाना था। ये आपको एक डेटा दिख गया, कौन कहाँ से है, ये एक डायरेक्ट डेटा आपको यहाँ पर विजिबल है। समझ आ रही है बात बेटा सबको? उनका एजुकेशन बैकग्राउंड कहाँ से, ज्यादा बच्चे कहाँ से सेलेक्टेड हैं, ये एक डेटा आपको पता भी चलने लगेगा कि हाँ ये सेकंड है। थर्ड, प्रोफाइल, किस प्रोफाइल में वो काम कर रहे हैं वो भी पता चल जा रहा है। फिर व्हाट दे आर स्किल्ड एट, मैक्सिमम क्या स्किल कंपनी देख रही है, ये एक पता चला पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट पता चला उन्होंने क्या पढ़ा था, मैक्सिमम किस तरीके के लोगों को हायर कर रहे हैं, ये आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा यहाँ से। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ आ रहा है? ये चीज आप लोगों को करनी है पहले कि हाँ एरिया बाई एरिया का पता चल जाएगा, मेल फीमेल का जो कंपोजिशन है वो कम से कम 10-20 प्रोफाइल जाओगे, विजिट करोगे, उन लोगों की प्रोफाइल गो थ्रू करोगे, तब आप लोगों को पता चल सकता है कि हाँ कितने लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि बॉयज का रेशियो ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ अ फीमेल, तो आप मिनिमम 10% क्राइटेरिया को ले लोगे कि हम मिनिमम 10% हमारे वहाँ फीमेल हो सकती है,
मैक्सिमम 90 हो सकते हैं मेल एम्प्लॉइज। अब अगर आप 50 लोगों की प्रोफाइल देखते हो, उसमें देखते हो कि अच्छा हाँ इतनी फीमेल थी, उस बेसिस पर आप एक अपना वो ड्राफ्ट करते हो कि नहीं 25% है, तो आप उसके पीछे रिजनेबल डालते हो कि ना हमारे 25 लोगों की 50 लोगों की प्रोफाइल देखी है, इतने परसेंट लोग दिख रहे हैं। समझ आ रहा है बात? हो जाएगा, आप हो जाएगा ये टास्क बाकी लोग? सो एम्प्लॉय हैंडबुक एंड अ पॉलिसी डेवलपमेंट क्या है? एम्प्लॉय हैंडबुक क्या होती है? पॉलिसी डेवलपमेंट तो आप लोगों को पॉलिसीज के बारे में बताया जा चुका है, तो पॉलिसीज को कैसे डेवलप किया जाता है? Anyone? हाँ महिमा, गो अहेड। सर आई गेस एम्प्लॉय हैंडबुक का मतलब होता है जिसमें डिस्क्राइब कर देते हैं कि वेलफेयर पॉलिसीज क्या क्या हैं, उस कैसे इन्वायरमेंट है, और एम्प्लॉय बिहेवियर में क्या क्या रूल्स रेगुलेशन, बेसिकली एक बुक होती है जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसीज मेंशन होती है। ओके, एनीवन एल्स? Yes, sir. The employee handbook keeps all company policy and procedure in one central place, and it also helps the employee stay consistent in enforcing those policies and procedures, and help the company to maintain a good environment. ओके, और कोई? उजमा, पहलीज? उजमा? यस सर। सर एम्प्लॉय हैंडबुक में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेस पे जो सारी पॉलिसीज जो भी होते हैं कंपनी से रिलेटेड फॉर द एम्प्लॉयज आर गिवन एट द वन प्लेस, एंड it is easier for the employees to know about what all they have to follow. ठीक है, जैसे आप लोग स्कूल या कॉलेजेस में जब एडमिशन लेने जाते हो तो वहां पर एक रोस्टर जरूर मिलता होगा, मे बी आई एम राइट? क्यों दिया जाता है? Sir, so we get the knowledge of the rules and regulation of that school or college. Okay. सो सेम प्रोसेस को फॉलो किया जाता है एम्प्लॉय हैंडबुक में कि कंपनी में these kind of a criteria you have to fill, जिसमें मतलब टाइम होगा, ड्रेसिंग सेंस लिखा होगा, आपसे कंपनी क्या रिक्वायरमेंट होगी कंपनी को कि किस तरीके के टास्क आपको परफॉर्म करने हैं, अगर नहीं करते हैं उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। आप अगर कोई बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, अगर आप कंपनी के इंफॉर्मेशन को कहीं किसी के साथ प्राइवेटली शेयर करते हैं अपने एंड से, ओके, तो वो आपके ऊपर क्या लीगल एक्शन या लीगल पॉइंट हो सकते हैं, वो सारी चीजें एम्प्लॉय हैंडबुक में कवर किया जाता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब जो एम्प्लॉय हैंडबुक होती है बेसिकली उसमें पॉलिसीज को ही लिखा जाता है फ्रेम करके, और टाइम टू टाइम एक हैंडबुक में चेंजेस आते रहते हैं। ये नहीं कि आज जो हमने एक ब्रोशर बनाया वो ब्रोशर हमारा हमेशा के लिए सेम रहेगा, नो, नॉट एट ऑल, उसको चेंज होना पड़ेगा, उसमें चेंजेस आएंगे और टाइम टू टाइम किए जाते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल में
उसमें रेगुलर चेंजेस किया जाएगा, क्योंकि नहीं करने से प्रॉब्लम बढ़ती है, ना कि प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको यहां तक? देखो, एम्प्लॉय पॉलिसी डेवलपमेंट हर कंपनी अपना एम्प्लॉय के बेसिस पर ही करती है। तो जो एम्प्लॉय का हैंडबुक होता है वो भी एक एम्प्लॉय के लिए अकॉर्डिंग ही सेट होना चाहिए। सिंपल सी लाइन है, स्टेटमेंट है। तो इसीलिए इसको एम्प्लॉय हैंडबुक के तौर पे जाना जाता है कि हाँ भाई, आपके रूल रेगुलेशंस क्या है ये आपको पता हो। प्रेम सही है? दिव्या समझ आ रहा है बेटा? निधि, यशस्वी, पहलीज, सो व्हाट इज एम्प्लॉय हैंडबुक? As a guide for employees outlining the policies, process, procedure and a guideline of an organization। मतलब पॉलिसीज क्या है, प्रोसीजर क्या होता है कंपनी में काम को करने का, किसको रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, किस फॉर्म के में फाइल होनी चाहिए, ये सारी चीजें एक जो बेसिक गाइडलाइन होगी हमारी कंपनी की, उसको हम लोग शेयर करते हैं एम्प्लॉय हैंडबुक से। ओके, अब आप समझो कि कंपनी का मिशन क्या है। इसमें ये भी बताया जाता है कि हाँ भाई, कंपनी क्या चाहती है, अबाउट द कंपनी, कंपनी का अल्टीमेट गोल क्या है, कंपनी ने अभी तक क्या अचीव कर लिया, कंपनी के आने वाले कल में कौन से प्रोजेक्ट हैं जिस पर कंपनी फोकस कर रही है। इन सारे छोटे छोटे पॉइंट पर भी कंपनी फोकस करती है उस हैंडबुक में। इसके साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके बियॉन्ड आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है सैलरी के अपार्ट और सैलरी में, और आपका किस तरीके से आपको रिलेशन, मतलब एम्प्लॉयमेंट रिलेशन, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन का सेट होता है वो यहीं से किया जाता है। क्लियर है सबको? अब मान लो भाई, कोई एक बंदा कोई एग्जांपल देना चाहेगा खुद से? एनीवन? ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कर सकते हो। यस सर, फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय है, उसको मतलब पता है उसको कि हमारी कंपनी में रूल है कि हमें 10 o'clock रिपोर्टिंग करना है, मतलब पहुंचना है, और वो उसके बाद भी अगर उसको ब्रेक कर रहा है तो उसके क्या क्या रिपरकशंस होंगे, ये सब उसको पता होना चाहिए उससे। और अगर उसको एम्प्लॉयर फिर बताता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर अगर एक्शंस होते हैं तो फिर उसको उस चीज़ के लिए फिर रेडी रहना चाहिए। ओके, और कोई बेटा? एनीवन एल्स? महिमा? यस सर। सर जैसे रिलेटेड टू ड्रेस कोड, बहुत बेसिक सी चीज होती है, तो इससे रिलेटेड भी लोग काफी ज्यादा ओवर स्मार्टली हरकतें कर जाते हैं, तो इसके रिलेटेड भी रिपरकशंस अगर हुए तो ऑब्वियस सी बात है स्टैंड लेना चाहिए या लिया जाएगा। तो सर ये सब चीजें एम्प्लॉय हैंडबुक के थ्रू ही हो सकती है। अगर कोई इंसान है, कोई कंपनी ज्वाइन कर रहा है, तो सबसे पहले तो उसको यही सब पढ़ना चाहिए रिलेटेड टू पॉलिसीज और ये सब। इसके बावजूद अगर नहीं पढ़ रहा है तो इसका मतलब वो उतना है ही नहीं फोकस्ड काम को लेके। कूल। सो पॉलिसी
इसके अराउंड मानो एक कंपनी है, कंपनी की गाइडलाइंस सेट है, सभी लोगों ने देखा होगा बाईजूस की कुछ वीडियोस कुछ दिन पहले देखा होगा सभी लोगों ने, मे बी याद हो। उस वीडियो में कुछ थोड़ा फीमेल वाज शाउटिंग ऑन देयर सीनियर्स, मतलब एक जो अनइथिकल वे होता है उसको यूज किया था, कंपनी ने उसको डायरेक्टली रिमूव कर दिया था, याद होगा शायद सबको। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के जो रिलेशनशिप का जो ये रूल एंड रेगुलेशन है उसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बस मैंने पुट पुट किया है आप लोगों को कि इस तरीके से चीजें बिल्ड की जाती हैं। आप लोग 1 मिनट के लिए सभी लोग जो एमबीए चाय वाला का काम आप लोगों ने जो मैंने लास्ट वीक परफॉर्म कराया था, वहां पर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम दिख रही है? यहीं से हुई है? एम्प्लॉयमेंट हैंडबुक से ही कहीं दिक्कत आ रही है? 1 मिनट का टाइम लो, देखो और बताओ मुझे। 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ। मिला आंसर? हेलो, आंसर मिला? क्या है बताएं बेटा, बोलो बोलो। तो जैसे एम्प्लॉय हैंडबुक में एक मेन पॉइंट ये था कि गोल और प्रोजेक्ट्स बहुत क्लियरली मेंशन होते हैं। तो अगर हम्म। उनकी एम्प्लॉय हैंडबुक इतनी ही ज्यादा एफिशिएंट होती या इफेक्टिव होती तो शायद गोल, प्रोजेक्ट्स, स्ट्रेटजीज हर एक एम्प्लॉय को पता होता, तो शायद बिजनेस ऐसे लैग्स बिहाइंड ना करता। एनीवन एल्स? और कोई भी ट्राई करो रे यार, डुप्लीकेट आंसर ही दे दो। महिमा मैंने जो बोला आंसर उसको ही तो दे दो, रिपीट करने में क्या जाता है? क्रिएटिविटी ही नहीं आ रही है खुद से। सर एमबीए चाय वाला के फेलियर में एक ये फैक्टर हो सकता है कि एम्प्लॉय हैंडबुक ने मतलब अच्छा वर्क नहीं किया है, क्योंकि एम्प्लॉयज को अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं क्लियरली डिफाइन थी, और उनको मतलब हैंडबुक में थोड़ा वो भी लिख देते कि कैसे हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रीट करते, कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ये सब कहीं उसमें लिखा होता तो कैंडिडेट मैनेजमेंट अच्छे से उस कंपनी में होता, तो हमारा फेलियर नहीं होता कंपनी का। ओके प्रशांत, पहलीज, उजमा। ये सर वो मुझे भी थोड़ा सा सेम ही इश्यूज लग रहे हैं कि मतलब एम्प्लॉयज़ हैंडबुक को या तो मतलब प्रॉपरली उसमें रूल्स एंड पॉलिसीज डिफाइन नहीं होंगे, या तो फिर एम्प्लॉयज़ ने प्रॉपरली मतलब कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होंगे जिनसे कि उनको प्रॉपरली फॉलो कराया जा सके।
ठीक, देखो इसको बोल सकते हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ इसके ही वजह से गलतियां हुई होंगी, और ड्रास्टिकली चेक आउट करेंगे तो दिस विल बी वन ऑफ द मेजर पॉइंट जिसके वजह से फेल्योर हुआ। बायजूस का भी जो फेल्योर है सेम पॉइंट पर ही हुआ है। आप लोगों को अभी जब सारी चीजें पता चल जाएंगी, आप लोग आज बैठ के सिर्फ एक ही चीज करेंगे कि बायजूस और एमबीए चायवाला दोनों के बीच में ऐसा क्या डिफरेंस था या सेम पॉइंट थे जिसके वजह से दोनों का फेल्योर हुआ, एक बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी है एकदम बायजूस। वहीं पे एमबीए चायवाला सर्वाइवल मोड में है अपने, की यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। तो क्या ऐसा पॉइंट है दोनों को बीच में कि दोनों को अलग अलग बनाता, बट सेम मिस्टेक दोनों ने की है। इज दैट क्लियर? करना क्या है? पॉलिसी डेवलपमेंट देखिए, आप नई पॉलिसीज बनाते हैं कि हाँ भाई कंपनी में 9 बजे आ रहे, पहले 9 बजे टाइम थे तो अब 10 बजे हो गया। ओके, तो पॉलिसी में चेंजेस लेकर आना पुरानी पॉलिसी में, ठीक है, कुछ नई पॉलिसीज लेकर आना। ओके, समवन वांट टू वर्क एक्स्ट्रा टाइम, 5 बजे के बाद अगर हमारे पास काम है और कोई करना चाहता है तो कंपनी उसके लिए एक्स्ट्रा पे करेगी। इस तरीके की नई पॉलिसीज लेकर आना, कुछ पुराने पॉलिसीज में रिवाइज करना उनको। फिर अब जैसे कुछ कंपनीज में जब कुछ भी नई चीजें होती तो उसमें लीगल कंप्लायंसेस का ध्यान देते हुए ड्राफ्ट करवाना पड़ता है सारी चीजों को। उसके बाद मतलब मुझे कोई पॉलिसी बनानी है तो मुझे प्रॉपर कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके साथ ही साथ अपने डायरेक्टर मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुए, बियॉन्ड दैट एमडी, उसके बाद जो भी कंपनी के एम्प्लॉइज है हायर लेवल और डाउन लेवल, उसमें से सभी लोगों से उसको एग्री कराना होगा कि हाँ भाई ये सही है, ड्राफ्ट है, जो भी है उसको क्लियर कराने के बाद तब इम्प्लीमेंट मैं करा सकता हूँ। इज दैट क्लियर? हर कंपनी में प्रोसेस है कि भाई आप पॉलिसी डायरेक्ट बना के डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ रिव्यू, फीडबैक, फिर उस बेसिस पर आप इम्प्लीमेंट करते हो या एग्जीक्यूट करते हो। क्लियर है? इज दैट क्लियर? अब पॉजिटिव वर्क कल्चर को क्रिएट करने के लिए एम्प्लॉय हैंडबुक की जरूरत पड़ती है, सीधी सीधी बात है भाई। अगर हम कम रिस्क लेना चाहते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होना है तो भाई हमें ध्यान रखना होगा कि भाई हम एम्प्लॉय हैंडबुक को कितना स्ट्रांग रखें, किन पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं हम लोग टाइम टू टाइम उस हैंडबुक पर या पॉलिसीज में अपने ऑर्गेनाइजेशन में। इज दैट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियरिटी है सबको? अच्छा बेटा, एक आप लोग बात बता सकते हो, सब लोग डिफरेंट कॉलेज से हो में भी, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कब रखा जाए? बता सकते हो? 15 अगस्त के पहले। सैटरडे जो आ रहा है, सैटरडे संडे, उसमें अवेलेबिलिटी हो सकती है सबकी? यस सर, संडे को नहीं सैटरडे को हो सकता है। सर 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 कौन सा सैटरडे जो इस टाइम आ रहा है वही? हाँ सर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। संडे को सर रख सकते हैं, सैटरडे नहीं। सारे लोगों से एक बार बात कर लो, ठीक है, और मुझे इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि मुझे अगले हफ्ते में मैं निकल जाने वाला हूँ मीटिंग्स के लिए, तो इस वजह से मेरी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी, तो फिर लेट हो जाएगा सर्टिफिकेट में। तो सर्टिफिकेट मैं बनवा के परसों तक आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा।
तो उसके बाद मेरा है कि आप लोगों को सैटरडे संडे में या तो अगले हफ्ते में 10 तारीख के पहले तक आप लोग फाइनलाइज कर लो कहाँ पर रिसीव कर सकते हो सब लोग और कैसे कर सकते हो। कुछ अगर आइडिया हो आप लोग प्लान आउट करके मुझे ड्राफ्ट करके भेज देना कि सर यहाँ पर किया जा सकता है। और ये चीजें एक बार मुझे करके आप लोग डिस्कशन करके अपने सारे अदर बैचेस से मुझे प्लीज इंफॉर्मेशन दे देना कि मैं उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को तैयार कर सकूं। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि सर्टिफिकेट रेडी हो चुका है, परसों मेरे हाथ में आ जाएगा, हैंडओवर मुझे कर दिया जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही आप लोग अपने टाइम्स देख लो कब आप लोगों को रिसीव करने, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिसीविंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। सर हाँ सर सारे बैचेस के जितने भी स्टूडेंट हैं सबको एक हाँ साथ दिया जाएगा? हाँ, सबको एक ही साथ दिया जाएगा, हम एक ही साथ सर देंगे। अपने बैच से तो बात कर लेंगे, बट बाकी बैचों से कैसे कांटेक्ट करेंगे कि उनका कब टाइम अरे चाहिए? देख लो सब लोगों का कहीं कॉमन एक शायद कम्युनिटी नहीं बनाया क्या? नो सर, एक दो नो को सर। जानता हूँ बस। रुको मैं एक बार बोल दूंगा, वो लोग कम्युनिटी बना दें और उसमें पूछ ले। ठीक है, बोल दूंगा, मुझे एक बार याद दिला देना कि कल सवेरे सर करवा दीजिएगा, मैं पूछवा दूंगा। ठीक है। और इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिसी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, वापस से आ जाओ सब लोग पॉइंट पर। लीगल कंप्लायंसेस, देखो कोई भी कंपनी है भाई, अब हम कुछ ऐसा रूल या कुछ नया चीज ना करने लगे जिसके वजह से भाई मेरे ऊपर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए, मेरे ऊपर कंपनी के ऊपर ई चालान कट जाएगी भाई हम गलत कर रहे हैं। मान लो मैं कंपनी का, अभी जैसे सभी लोगों ने सुना होगा योगी जी ने कहा कि भाई दुकान वालों को अपने वहां पर नाम लिखना है, बोला ना उन्होंने, बोला 2006 के एक्ट रूल में भी है भाई, रियलिटी इज दिस की हाँ है। बट द थिंग इज कि वो मैंडेटरी नहीं था, वहां पर मैंडेटरी ये है कि आपको कंपनी का, जैसे आप लोग पोस्टर पीछे देख सकते हो, सिम नंबर, मोबाइल नंबर, कंपनी का नाम, कंपनी क्या करती है, कंपनी का पूरा नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, वेबसाइट और ईमेल आईडी, ऐसा एक मतलब मिनिमम पोस्टर आपको अपने ऑफिस के अंदर भी ऑफिस के बाहर भी रखना होगा। और उसकी फोटो अपलोड होती है, जो कोई एक फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म आता है, वो फॉर्म में भरना पड़ता है। मतलब जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है या कोई भी चीज आप कुछ भी आप फॉर्मेशन करोगे तो उसके बाद आपको ये मिनिमम एक क्राइटेरिया होता है जिसको फुलफिल करने के बाद आपका कंपनी चालू होती है, मतलब रजिस्टर्ड तो हो जाएगी बट उसको स्टार्ट करने के लिए ये एक प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। ओके, तो इसमें होता है कि लीगल कंप्लायंसेस में ये कि भाई आप लोकल, मतलब लखनऊ में है आप, अगर लखनऊ में ऐसा है कि भाई पोल्यूशन नहीं कर सकते और आपकी कंपनी पोल्यूशन फैला रही है तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। ठीक है, अलग अलग तरीके के पेनल्टीज उसके बाद लग सकते हैं। तो आपकी कंपनी को उस एरिया में चीजों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज को फॉर्म करना होगा या काम को करना होगा। ठीक है, क्लियर है सबको पहला पॉइंट? दूसरा, क्लियर एक्सपेक्टेशन, आपको अपने एम्प्लॉय से क्लियर करना होगा कि भाई मुझे ये एक्सपेक्टेशन है, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन कि प्रशांत एचआर में मुझे हर दिन 10 लोगों को हायर करके ले आके दे, क्योंकि ये मेरी क्लियर एक्सपेक्टेशन है। मैं उसको बता दूंगा प्रशांत मुझे ये काम चाहिए एट एनी कॉस्ट, बाय हुक और बाय क्रुक, वो करके उसको देना पड़ेगा। नहीं करता है तो उसको जो भी उसमें डिडक्शन होगी सैलरी में वो की जा सकेगी, उस टाइम पर वो एलिजिबल नहीं रहेगा बोलने के लिए कि सर आपने मेरे साथ गलत। इज दैट क्लियर? कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस, अब देखो आपको कॉन्स्टेंटली पता करना होगा कि भाई किस पॉलिसी में प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीजें, मानो 9 बजे के लिए कंपनी का ऑफिस टाइम है, कुछ लोग कहते नहीं सर 9 बजे नहीं आ सकते हम लोग, आप
कंपनी की टाइमिंग्स जो है वो 11 से 6 कर दीजिए या 7 कर दीजिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई आपने पता किया, लोगों से पूछा, फीडबैक लिए, उसके बाद आपने पॉलिसी में चेंज लाया। इज दैट क्लियर? क्लियर है? उसके बाद आता है अगला पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, कंपनी जब किसी के साथ भी काम करती है तो उसका डेटा शेयर होता है। ओके, डेटा शेयर होता है तो भाई कहीं ना कहीं आप लोग अभी नीट का हुआ इतना बड़ा मामला सब लोगों ने देखा, सुना होगा, सुना ही होगा। तो भाई इसमें क्या है, पॉलिसी है उसमें भी कि भाई जो भी इसकी थर्ड पार्टी एजेंसी है, इसकी जो प्रिंटिंग करती है, और उस वहां पर पेपर लीक हो जाता था यूपी का, यूपी के जो भी अभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में लीकिंग हुई, मेजरली वहीं से हुई है लीकिंग। तो भाई एक्शन क्या लिया गया कि भाई आपने हमारा जो प्रोटेक्शन या प्राइवेसी थी, आपने उसके साथ खिलवाड़ किया है, अब आपके ऊपर ये डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाएंगे। ओके, आपको बेसिकली कोई भी इंक्रिप्टेड, मैं किसी कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, आई कांट शेयर द इंफॉर्मेशन टू समवन एल्स विच इज नॉट अलाइंड विथ माय ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लास्ट ईयर हमारे वहां पर एक ऐसा ही केस हुआ। एक कैंडिडेट था, उसने सारा हमारा इंफॉर्मेशन किसी थर्ड कैंडिडेट को शेयर कर दिया कंपनी के बाहर, प्लान शेयर करता था, ये मतलब वो पूरा एक वन ऑफ द रैकेट इट वाज। तो हम लोगों ने उस चीज को जब पकड़ा तो साइबर ने गया, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट भी गई उन कैंडिडेट्स की जिन लोगों ने कर रहे थे, और जो बाहर भी कर रहे थे, जिस कंपनी में थे वहां से भी हटाए गए। तो भाई रिस्क मैनेजमेंट होता है कि भाई आप अगर अपना डेटा या अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो किसी के साथ, तो उसके बदले आपके साथ अगेंस्ट में क्या हो सकता है, यू डोंट नो। इज दैट क्लियर? रिस्क मैनेजमेंट क्लियर है? एम्प्लॉय गाइडेंस। अब देखो भाई, एम्प्लॉय को गाइड करना आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई हाँ, ये पॉलिसी है, अब आपको 9 बजे आना है, 9 बजे आते ही, मानो आप 8:55 पे आते हो, आप सोचते हो नहीं मैं पहले ऑफिस में चला जाऊं, फिर मैं अटेंडेंस लगाऊंगा अपना, मैं बायोमेट्रिक करूंगा। तो एम्प्लॉय को गाइड करना, नहीं भाई आप 8:55 पे आते हो, आप अपना वहीं पे पंच इन करो, पंच आउट करो। लंच ब्रेक पर जा रहे हो तो आप वहां पर लंच ब्रेक के लिए उठ रहे हो तो अपने जो भी डेस्क है उसको क्लोज करो, डेस्कटॉप को क्लोज करो। ये सारी छोटी छोटी चीजें होती है जिसको गाइड करना पड़ता है बाय एन एचआर। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है सबको? कोई एग्जांपल देना चाहेगा इन चीजों पर? एक एक सभी लोग ट्राई करो, एक एक एग्जांपल। टेक 1 minute and think one example for each, and one by one you can tell whatever the example you have think for each point। वह एक ही पॉइंट पर एक एग्जांपल देना, कोई भी अपने तरफ से सोच लो कि हाँ इस पॉइंट के लिए मेरा एग्जांपल है। सब पे नहीं चाहिए मुझको, सबसे एक एक पॉइंट पर एक एक एग्जांपल अपने सोच लो, वो तुरंत बोल दो। मिला? सोचे? सर आपने जो ये रिस्क वाले में जो आपने
एग्जाम्पल दिया था, जो प्रोसीजर होता है या किसी की कंपनी का प्लान होता है वो आप अदर कंपनी में शेयर नहीं कर सकते। उसी तरह ये जो फूड कंपनीज होती हैं जैसे डोमिनोज हो गया, स्टारबक्स हो गया, इनकी रूल्स में लिखा होता है कि जो एम्प्लॉय यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो जो प्रोसीजर होता है उस चीज को बनाने का वो किसी और कंपनी में आप शेयर नहीं कर सकते। जैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, टाटा में जो बंदा काम, जैसे टीसीएस में कोई बंदा जैसे काम कर रहा है तो उसको फिर आईवेंट हो गई या आईवेंट नहीं, इन्फोसिस हो गया, मतलब जो भी एक क्लाइंट बेस पर जो वर्क करती है, कोग्निजेंट हो गया, मतलब जो भी इस तरीके की कंपनियां होती हैं उनमें वो हायर नहीं करते हैं। आप लोग समझ पा रहे होगे क्यों? रीजन कोई बता सकता है रीजन क्यों? जैसे डोमिनोज में जो बंदा काम कर रहा होगा कुकिंग सेक्शन में, वो बंदा फिर मतलब दूसरे मैकडी में जाके नहीं ज्वाइन कर सकता है, बर्गर किंग में जाके ज्वाइन नहीं कर सकता है। मतलब एक रूल है कि ग्रुप ऑफ एसोसिएशंस होता है। जैसे एडुटेक में क्या है कि आपने अगर किसी एम्प्लॉय को निकाला है या उसने छोड़ा है तो भाई कुछ टाइम पीरियड होता है, कूलिंग पीरियड होता है, तब तक वो किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकता या उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। जैसे हम ही लोग हैं एडुटेक में, हम लोग जल्दी एडुटेक में किसी दूसरी कंपनी से आए हुए लोगों को इतना जल्दी अर्लीस्ट पे नहीं देते कि हाँ भाई आपने आज छोड़ा कल हम आपको ज्वाइन करा देंगे, नहीं। आपका एक कूलिंग पीरियड होगा या आप दूसरे किसी एरिया से हो या दूसरे किसी सेक्टर से आप आ रहे हो, तब हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई हम चांस दे देंगे। बट आई कांट गिव अ चांस सेम, जैसे अब मेरे पास कोई छोड़ के जाए और मैं उसको तुरंत कोई दूसरी कंपनी उसको दे दे, क्या पता वो मेरे आइडियाज है, वो मेरे प्लान्स को शेयर करे, हो सकता है ना भाई। तो भाई कंपनी जो होती है वो हमेशा एक टाइम पीरियड रखती है कि हाँ भाई इतने टाइम पीरियड तक आपका प्रोविजन है, उसके बाद आप जब छोड़ेंगे तो ये आपको, मतलब एक होता है कि इतने तक आपका रहेगा। तब तक वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देती है जब तक कंपनी को पता रहता है कि ये प्रोजेक्ट में इसका हाथ था। क्या आप नई स्ट्रैटेजीज आई हैं, जब वो नई स्ट्रैटेजीज पे कंपनी चली जाती है तब जाके उनके एक्सपीरियंस पेपर रिलीज किए जाते हैं। इतना इजी नहीं होता है रिलीज हो पाना कि हाँ भाई आप छोड़े तुरंत आपकी सारी चीजें कंपनी रिलीज कर देगी। नो, इट टेक्स टाइम ऑफ 45 days, 60 days, 90 days। इट्स अप टू ऑर्गेनाइजेशन कि वो किस तरीके से काम कर रही है। समझ आ रहा है पॉइंट? ये समझ आया पॉइंट सबको? यशस्वी? हाँ आराधना बोलो, क्या प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम है इसमें कोई पॉइंट में, रिस्क मैनेजमेंट में? जैसे साइबर सिक्योरिटी, जैसे बैंकिंग सेक्टर में होता क्या है कि बैंकिंग सेक्टर के बंदे बता देते हैं कि वहां पर कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं। थोड़ा होता है कि भाई लोग अपनी बजटिंग, अभी ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में सभी लोग सुनते होंगे। इंडिया में लोग हैं जो टेररिस्ट को रहने के लिए, खाने के लिए दे देते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स। सेम तरीके से होता है कि भाई साहब हमारे कंपनी से कोई बंदा छोड़ के जा रहा है तो मेरे लिए ना, हो सकता है कल के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो भाई इतना इजी नहीं होता है दे दो कि आप जाओ आप छोड़ दोगे। आपको हमेशा एक चीज याद रखना रहती है कि आपको पुरानी चीजें बदलनी पड़ेगी टाइम के साथ, क्योंकि लोग जान जाते हैं। तो जब वो प्रोसेस में आपको कुछ ना कुछ थोड़ी सी एडवांसमेंट या थोड़ी सी टिपिकल इसमें करना पड़ता है कि वो चीजें बेटर हो पाए। इज दैट क्लियर एवरीवन? इम्पोर्टेंस ऑफ अ पॉलिसी डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन की एक कल्चर का सेटअप होता है कि भाई
पॉजिटिविटी आती है कि भाई लोग एक दूसरे से इंटरेक्टिव होते हैं, थोड़ा थोड़ा बॉन्ड बिल्ड अच्छे होते हैं। उसके बाद ड्रेसिंग सेंस, टाइमिंग हो गई, ये सारी चीजें एक जो भी कंपनी की गाइडलाइंस होती है उसमें लोग आ जाते हैं कि हाँ सेम बात को स्कूल में देखो तो भाई कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकता कि नहीं भाई मैं ये हूँ, आपको ड्रेस है सब कुछ एक प्रॉपर रूल से ही आना होगा। इज दैट क्लियर? सेम तरीके से रहना होगा, मतलब ये नहीं कि आप कुछ अलग ट्राई करोगे। जो रूल्स हैं, कल्चर जो सेट होगा, गाइडलाइंस जो होंगी वो सबको फॉलो करना पड़ेगा एज इट इज दैट क्लियर? साथ में आते हैं एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, पॉलिसीज दैट सपोर्ट। देखो एम्प्लॉय की एम्पावरमेंट, अब मानो कंपनी कहती है कि भाई ये रूल है, ये एक्ट है, बट अगर कंपनी कहीं गलती से गलती कर रही हो, ओके कि भाई हम उसका सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, उसको काम नहीं समझा पाए हों या वो काम नहीं डिलीवर कर पा रहा हो, हम उसके बेसिस पर उस पर एक्शन ले रहे हो, तो भाई हमें उससे फीडबैक लेना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्यों नहीं हो पाया, उसके उसको सॉर्ट आउट कराना होगा, तब जाके चीजें क्लियर हो पाएंगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये नहीं कि महीने में सिर्फ हाँ आपको ये काम करना, आपको ये काम सबमिट करना, ये सिर्फ नहीं भाई, काम के बीच में भी उनसे कनेक्ट रहो, उनसे डिस्कस करते रहो क्या प्रॉब्लम आ रही, कैसा काम कहाँ पर अच्छा जा रहा है, क्या उनको सपोर्ट किया जा सकता है, सारी चीजों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, टाइम टू टाइम, 3 महीने 6 महीने के बाद जैसे कुछ नई चीजें चेंज हो रही हैं, ओके नए पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या उनमें क्या चीजें चेंज आएंगी वो चीजें उनको सिखाना कि भाई ये अब आपको करना है, कैसे करना है, इस तरह से। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए क्या भाई आपको अपने सीनियर, अगर आपके बराबर के लेवल पे प्रॉब्लम है तो आप अपने सीनियर को इन्फॉर्म करें, अगर आपके और आपके सीनियर के बीच में हुई है तो आप टीम लीड को करोगे, अगर टीम लीड भी नहीं बात सुन रहा फिर मैनेजर को, टीम मैनेजर को करोगे। मतलब एक लेवल होता है कि कैसे ऊपर प्रॉब्लम को लेकर बढ़ेंगे। ओके, क्लियर है सबको? Steps in developing an employee handbook. First of all, assess the organization need, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है, लोगों से क्या नीड है कि भाई कब वो आए कब जाए, किस तरह का ड्रेसिंग सेंस हो, ओके कंपनी का क्या स्कोप है, मतलब एक कंपनी की जो इथिक्स होती है उसको देखते हुए सारी चीजों को उसके अराउंड रखा जाए। रिसर्च एंड गैदर इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपको सेम कंपनी से चीजों को देखना होगा कि वहां पर क्या चीजें चल रही, कैसे उनके क्या रूल्स होते हैं। मतलब एम्प्लॉय हैंडबुक एक दिन का खेल नहीं, आप अपने एम्प्लॉय हैंडबुक अपने आप से नहीं बना सकते। यू नीड टू टेक अ आइडिया फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विच आर वर्किंग इन सेम सेक्टर। जैसे एक होता है कि हम सेम सेक्टर में काम कर रहे हैं या हमें किसी और कंपनी में कुछ चीजें अच्छी लग रही हैं जिसको हम अपने वहां पर आइडियाज को इंक्लूड करना चाहते हैं विद अपडेटेड मॉडल। ओके, इज दैट क्लियर? जैसे मैकडी ही था, तो मैकडी ने अपने वहां पर देखा कि भाई हमारे इंडिया में अगर काम करना है तो हमें इंडियन चीजों को एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, उन्होंने दिया, उसके बाद उनको रिजल्ट दिख रहे हैं उस चीजों के। इज दैट क्लियर? ड्राफ्ट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, अब क्या पॉलिसीज नई लाई जाएंगी, उनके प्रोसेस क्या होंगे, कैसे उनको फॉलो कराना, इम्प्लीमेंट कराना, ये सारी चीजें उसमें आप फ्रेम करते हो। फिर रिव्यू एंड अप्रूवल प्रोसेस, आप अपने सीनियर से रिव्यू कराते हो, उसके बाद अप्रूवल्स मिलते हैं हायर अथॉरिटी से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, लीगल टीम उसको अप्रूवल देती है और फिर वो जाके तब डाउन लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है।
इज दैट क्लियर एवरीवन? फॉर्मेटिंग एंड डिजाइन, हाँ भाई उसको फॉर्मेटिंग, उसकी पहले ऊपर हेडिंग होगी, सब हेडिंग होगी, बुलेट पॉइंट, अभी ये फिर से आएगा पॉइंट एक बार, अभी एक बार ये सिर्फ समझ लो कि हेडिंग सब हेडिंग होगा, उसको कि पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है, फिर उसमें टाइम्स न्यू रोमन का यूज करना है, मैक्सिमम 20 हो सकता है, फिर 18 14 16 14 12 तक जाता है, मतलब इस तरीके से पॉइंटर्स को आप ले सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युनिकेशन, आप मानो एम्प्लॉय हैंडबुक बन गई, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कंपनी में जब बंदा ज्वाइन कर रहा है उसी टाइम पर उसको दोगे आप, अब कुछ कंपनी में प्रोग्राम हो रहे हैं उस ड्यूरिंग उनको दे सकते हो, किस तरीके से आप अपनी एम्प्लॉय हैंडबुक को लोगों के बीच में पहुंचा रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, ये भी मैटर करता है। रेगुलर अपडेट एंड रिव्यू, आपको लोगों के बीच में फीडबैक कलेक्ट करना होगा, उसके अकॉर्डिंग उसमें अपडेट्स को लेकर आना होगा, सोच के समझ कर। यहाँ तक सबको समझ आ गया? इज दैट क्लियर एवरीवन? एडिशनल पॉलिसीज एंड कंसिडरेशन, ड्रेस कोड एंड अपीयरेंस, मतलब कंपनी में ड्रेस कोड एंड अपीयरेंस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि हाँ एक यूनिफॉर्म, मतलब फॉर्मल सभी लोग रहे, ये नहीं कहीं पर भी कोई कुछ भी कर रहा है अपने मन से, नहीं, एक पैटर्न को फॉलो करें। इंटरनेट एंड सोशल मीडिया यूजेस, अब आप कंपनी से रिलेटेड चीजें सोशल मीडिया पर नहीं शेयर कर सकते हैं, कोई भी फोटोज नहीं शेयर कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम मतलब बताई जाती हैं कि हाँ भाई अगर आप शेयर करते हो तो कंपनी आप पर कोई एक्शन ले सकती है। मान लो हम कंपनी छोड़ भी दी है, हम 2 साल तक कंपनी के बारे में कुछ भी लिख नहीं सकते हैं गलत, अगर मैं लिखता हूं तो मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ओके, अगर आपको सारी चीजें कंपनी ने प्रोवाइड की हैं अपने एंड से। समझ आ रहा है बात सबको? ये उसके बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन, अब भाई कुछ भी कोई कर रहा है, अब कुछ भी कोई कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करिए एंड उसके अकॉर्डिंग उसको प्रमोट करिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको देखें लोग सो वो भी उससे एक मोटिवेशन ले सके कि अगर इसका अगर प्रमोशन हो सकता है तो मेरा क्यों। ओके, क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं, वो क्राइटेरियाज भी सबको क्लियर होने चाहिए लोगों के बीच में कि हाँ इस ग्राउंड ऑफ बेसिस पर इनको प्रमोट किया गया है हायर लेवल पर। ओके, ग्रीवियंसेस एंड कंप्लेंट प्रोसीजर, जिसमें आपको क्लियर करना होगा कि आप कैसे अपने सेम लेवल पर किसी की प्रॉब्लम है या आपको प्रॉब्लम हुई तो वो किससे कंप्लेन करना है, और अगर आपके सीनियर से प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप उसको कैसे अपने सीनियर्स तक पहुंचा सकते हो, उसके सीनियर्स तक, उसके बारे में एक पूरा प्रोटोकॉल दिया रहता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, हाँ भाई टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होना, ये कॉमन पॉइंट है, दिख ही रहा है, हर जगह ये दिख रहा है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई टाइम के साथ अपडेट होना भी चाहिए, ये नहीं कि सेम चीज को हम फॉलो कर रहे हैं, कुछ चेंजेस लेकर नहीं आ रहे हैं, इट्स रॉन्ग टोटली, इसको करना पड़ेगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? राइटिंग स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, अब आप देखो ये नहीं कोई भी जो भी आपकी एम्प्लॉय बुक होगी, एम्प्लॉय हैंडबुक, उसमें कोई भी अनइथिकल वर्ड या वर्ड ऐसे मत यूज कर देना टिपिकल जो समझ में ही ना आ सके। क्लियर रहो और प्रॉपरली लास्ट कैंडिडेट तक को समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई इस हैंडबुक में क्या प्रोसेस है, क्या कंपनी करना चाहती, क्या हमसे एक्सपेक्टेशन है, क्या बेनिफिट हमको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये सब कुछ उसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए और सामने वाले को समझ में आना चाहिए। ओके, ऑर्गेनाइज पॉलिसीज इन अ लॉजिकल मैनर,
अब मानो एक एम्प्लॉय हैंडबुक बन रही है, तो उसमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? अब कॉमनली सोचो, 1 मिनट। क्या आना चाहिए बच्चा पार्टी? rules regarding to behavior. और सोचो, और सोचो। आप लोगों ने अभी तक बहुत ढेर सारी चीजें की हैं, पता चल चुका है, बताओ। Organizational needs. ओके, Sir, history of the organization. ठीक है। मतलब एक स्कूल का आप लोगों ने देखा होगा, मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों ने देखा है, ब्रोस्टर देखा होगा, या हमारी ही कंपनी का ब्रोस्टर गया था, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें कुछ कॉमन चीजें दिखी होंगी, मे भी आइडिया हो। Goals and Organization expectations. vision हाँ, and goals. Vision and goals of the organization. अब बुक शुरू, मतलब मानो एक आप अगर कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, ठीक है, अगर मैं उसकी एम्प्लॉय हैंडबुक के पहले ही पेज पे मैं लिख दूं कि मुझे ये एक्सपेक्टेशन है आपसे, तो क्या आप वो हैंडबुक आगे पढ़ना चाहोगे? हम्म, नहीं ना। तो सबसे पहले एक हैंडबुक को बनाने का जो सिंपल सा क्राइटेरिया है, अबाउट द कंपनी, कंपनी ने अभी तक क्या अचीवमेंट की है, और कंपनी आने वाले टाइम में क्या करना चाहती है, अभी कंपनी किस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और कैसे कर रही है, कंपनी के कुछ लोगों के फीडबैक पुराने, कौन लोग हैं अभी कंपनी में काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें पहले आती है। ठीक है, इज दैट क्लियर यहाँ तक सबको? उसके बाद कंपनी अपने प्रोसीजर को कि हाँ कैसे काम करना है, एक मतलब ओवरऑल सबका बताती है। फिर अब आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके डिपार्टमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है, फिर वो सारी चीजें उसमें प्रॉपरली शो किया। तो इसमें हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स को यूज करते हुए दिखाया जाता है। टाइम्स न्यू रोमन का यूज किया जाता है, जिसमें जो टॉप हेडिंग होती है वो हमेशा 20 से स्टार्ट होती है, और मिनिमम जो होता है वो 12 तक जा सकता है। ओके, मतलब 16 से ज्यादा नीचे कोई जाता नहीं, बट सभी लोग 12 तक यूज कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे यूज कर रही है। ओके, इन कॉर्पोरेट वैल्यूज एंड ग्राफिक्स, हाँ कंपनी के कुछ फोटोज हो गए, कुछ ग्राफिक्स हो गए डिफरेंट, कि हाँ अभी तक ग्राफ्स की, हाँ क्या कंपनी अचीव किया, कब कंपनी का डिक्लाइन है, तो कैसे उसको कवर किया गया, ये छोटे छोटे पिक्स होते हैं, उसको यूज करना पड़ेगा अपने, जो भी हमारा बोल सकते हो एम्प्लॉय हैंडबुक है उसमें यूज करना। इज दैट क्लियर एवरीवन? और कुछ है आइडिया किसी के पास? और क्या चाहिए, और क्या कर सकते हैं? सब बेनिफिट्स भी लिख सकते हैं कि सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में ही बताना और क्या एक्सपेक्टेशंस, नहीं एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट होंगे वो भी लिख हाँ, सकते हैं। बेनिफिट तो रहेगा उसमें कि हमारी सैलरी मिलेगी, सैलरी के साथ में क्या लिखा जाएगा, वो सारी चीजें उसमें दिया जाएगा। नोटेड? और बताओ, और क्या रखना है?
और कोई बेटा बताएगा कुछ और चेंजेस? सर एम्प्लॉय हैंडबुक को ऐसे इम्प्लीमेंट करना या ऐसे प्रेजेंट करना एम्प्लॉयज को कि कभी कभी कोई एम्प्लॉय उसको इग्नोर कर देता है, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, तो ऐसा कुछ करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना या इम्प्लीमेंट करना जिससे सबको इम्पोर्टेंस और उस चीज को रीड करने का कॉम्प्लायंस पता चले कि नहीं पढ़ना ही पढ़ना है, इससे इसके पहले हम किसी भी कंपनी में एंटर नहीं कर सकते, इसको फॉलो करना ही करना है। ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बेसिकली दिया जाता है। ओके, जब फर्स्ट डे कोई बंदा ज्वाइन करता है उसी दिन उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। अब वापस एक पॉइंट आएगा, इंश्योरिंग लीगल कंप्लायंसेस। सो कंसल्ट विथ लीगल एक्सपर्ट, मतलब जो कंपनी के एडवाइजर्स होंगे या जो भी आपकी लीगल टीम होगी, उनसे आप पहले पूछो कि भाई ये चीजें हम करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं एक एजुकेशन की कंपनी हूँ, मतलब कब आप लोगों को मैं बता दूं, मैं एजुकेशन की कंपनी हूँ, ठीक है। ई लर्निंग, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि सर्विस प्रोवाइडर। अब मैं चला अपने लाइसेंस पर मैं मैन्युफैक्चर करने कुछ, तो क्या वो मेरे रूल्स में है? नहीं ना। अब भाई कोई यूट्यूब चला रहा है, तो यूट्यूब चला रहा है तो वो यूट्यूब ही चला सकता है। ओके, वो ना ट्रेनिंग दे सकता है, वो ना इंटर्नशिप दे सकता है। लीगली ही या शी इज नॉट बाउंड। उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन या अगर कोई बढ़िया बंदा हो तो प्लीज स्टे अपडेटेड ऑन लॉज एंड रेगुलेशंस। अब टाइम टू टाइम आपको पता करना होगा कि हाँ भाई गवर्नमेंट ने कोई ऐसा तो नहीं कि भाई हमारे वहाँ पर कुछ रूल चेंज कर दिया हो हमारे लिए जिसमें हम उन चीज़ों को ना फॉलो कर रहे हो। इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना, मॉनिटरिंग करना, इस पर एक बंदे को खास रखा जाता है कि हाँ वीकली आप चेकआउट करो कि भाई कुछ ऐसे चेंजेस तो नहीं हुए हैं कि भाई हम जिसको फॉलो ना कर पा रहे हो। कंडक्ट इंटरनल ऑडिट्स। आप अपनी कंपनी में लोगों से पूछिए कि भाई कहाँ पर क्या चीजें गलत जा रही, क्या चीजें सही की जा सकती, कैसे सही किया जा सकता है। लोगों से आपको पूछना पड़ेगा, तब वो सारी चीजें हो पाए। ट्रेनिंग एंड एजुकेटिंग। अब बताओ भाई, कोई अगर नई पॉलिसी अगर आप लेकर आ रहे हो या उसमें चेंज कर रहे हो, तो उसको पहले सबको बताना पड़ेगा कि हाँ इसको कैसे फॉलो करना है, क्यों करना है, और सबको अवेयरनेस बेसिकली लेकर आना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड कीपिंग। अब मानो आपने कोई पॉलिसी बदली, अब सबको आपने वो बता दिया, दैट शुड नॉट बी अ ओरल। ओरल कम्युनिकेशन कभी नहीं होना चाहिए। आप पेन डाउन लो कि हाँ भाई ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होने वाली है 3 महीने बाद, क्या आप इसको फॉलो करोगे या नहीं करोगे? अगर नहीं करोगे तो कंपनी से आपको हटना पड़ेगा क्लियरली। इन सारे पॉइंट्स को आप डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त ध्यान में रखिए। रेगुलर पॉलिसी का रिव्यू, ये नहीं कि एक बार पॉलिसी बन गई तो बन गई, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं। आप उनमें देखिए क्या चेंजेस लेकर आया जा सकता है टाइम टू टाइम। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? इम्प्लीमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। रोल आउट की स्ट्रैटेजी। भाई जब आप ओरिएंटेशन हो रहा हो या ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल रही हो, उसी ड्यूरिंग आप एम्प्लॉय हैंडबुक को दीजिए। मतलब प्रोटोकॉल यही होता है, अगर कोई पॉलिसी में चेंज हो रहा है तो आप उसको मंथली जो एक मीटिंग्स होती हैं उनमें आप उस नई पॉलिसी के पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करिए, जो भी नई बुक आई है उसको दीजिए, लोगों को बताइए कि ये चीजें होने वाली हैं, इस तरीके से होने वाली हैं, उनको बताना जरूर। एम्प्लॉय एक्नॉलेजमेंट एंड सिग्नेचर।
अब भाई बता तो दिया, अब उसको से सिग्नेचर्स लेकर पेपर को कलेक्ट भी करना कि हाँ भाई आप इस पॉलिसी के साथ एग्री करते हैं, कंटिन्यू करना चाह रहे हो आप, उनसे आप वो एक्नॉलेजमेंट का पेपर कलेक्ट करिए। ठीक है। ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम, मतलब जो भी है कि अब हम बता रहे हैं कि इन चीजों को हम लेकर आ रहे हैं, कैसे उसको फॉलो करना, क्या करना, वो सीधे सीधे आपको बताना पड़ेगा उसमें। क्लियर है। रेगुलर कम्युनिकेशन एंड अपडेट्स, आप लोगों से कम्युनिकेट करिए, अच्छा ये पॉलिसी में ये चीज से आपको दिक्कत आ रही है, तो सिर्फ उस पॉलिसी में अगर एक बंदे को प्रॉब्लम आ रही तो गलत है, बट अगर वो बड़े लेवल पर है, मास लेवल पर प्रॉब्लम है, तो आप उसको चेक करिए, उसमें अपडेट लाइए। क्लेरिफिकेशन एंड Q&A आंसर्स, आपको देखो वीकली आप कंपनी में Q&A कराओ कि हाँ भाई किस तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, उसके आंसर्स दो। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उनसे आंसर्स लीजिए कि भाई हमें इस तरीके की हमें प्रॉब्लम दिख रही, उन्हीं से आप आंसर्स लो कि हाँ टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये नहीं कि वन वे कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सबको क्लियर है ना बेटा? कोई डाउट हो, किसी को पूछना हो तो पूछ लो। कोई डाउट किसी को? सर हाँ बोलो। सर वो एक बार MBA चाय वाला और बता रहे थे क्या? मतलब जो टास्क आप दे रहे थे कि इसमें क्या कॉमन है कि दोनों बंद होने के बाद जाके मतलब अभी सर्वाइव कर रहा है, एक बार देखो बाइजूस और MBA चाय वाले के दोनों के फेल्योर का एक ही पॉइंट है, सेंट्रलाइज्ड डिसीजंस होते थे, डिसेंट्रलाइज्ड पावर्स नहीं दी गई थी, जिसके वजह से फेल्योर हुआ। ओके। हो सकता है मुंबई में कुछ अलग टेस्ट हो, मुंबई में हो सकता है कस्टमर्स को बाई करने का तरीका अलग हो। कंपनी का फेल्योर हुआ है, दोनों का फेल्योर हुआ है, एक बंद होने के मुहाने पे खड़ी है, एक अपने आप को सर्वाइवल के मोड में रखी है। दोनों के बीच में डिफरेंस है, छोटा सा ही। आप लोग आज जो पॉलिसीज पढ़े हो, इसमें आप लोग एक चीज सोचोगे कि भाई हमने पॉलिसीज के बारे में पढ़ा, एम्प्लॉय हैंडबुक के बारे में पढ़ा, तो क्या वहां पर क्या चीजें गलती वहां पर कैसे हुई है, इसको कोरिलेट करो और फिर आंसर आपको मिल जाएगा। समझ आ रहा है बात? सबसे पहले कल वाला करो, जो कल हम बताए हैं डेटा वाला, अभी ज्वाइन करते ही सबको समझाया हूँ, पहले वो परफॉर्म कर लो, उसके बाद ये परफॉर्म कर लेना। और किसी को डाउट हो तो महिमा को कांटेक्ट कर लो, महिमा हेल्प भी कर देगी, मैंने इन्फॉर्म भी कर दिया आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है वीडियो में। तो आप लोग जाइए लिंक्डइन पे, लिंक्डइन से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, प्रॉपरली यूज इट। ठीक है, सबको नोट हो गया? डन। फॉर द टाइम वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन। कल आप लोगों का लास्ट मॉड्यूल है, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट के काम पर शिफ्ट होंगे नेक्स्ट वीक में। तो आप लोग अब प्रोएक्टिव हो जाइए, सारे मॉड्यूल्स देखिए, समझिए, टास्क अपने कंप्लीट करिए। एक साथ मैं सबमिशन की लिंक तैयार करा के ग्रुप में आ जाएगा, सबमिशन भी चालू करा दूंगा, सबमिट करते हुए चलिए, और प्रोजेक्ट के काम पर भी हम लोग फोकस करेंगे। क्लियर? ऑल क्लियर एवरीवन? तो फॉर द टाइम अगर किसी को कोई डाउट है, पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज लीव कर सकते हो।